स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चेयरमैन के ऑफिस का सीन, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदा ऑफिस को गार्ड कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है और बोलता है, डैम इट, आखिरकार यहाँ के सारे बंदे कहाँ चले गए। पर से ये बंदा मेरा पीछा करते ही जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं हमारा एमसी को, जो कि उस बंदे के पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी वो बंदा भागते हुए चीफ ऑफ सिक्योरिटी के पास पहुंच जाता है, बोलता है, प्लीज चीफ ऑफ सिक्योरिटी मुझे बचा लो, ये बंदा मेरा कब से पीछा किए जा रहा है, मैं बड़ी मुश्किल से फर्स्ट फ्लोर से बच के आया हूँ। ये बात सुन के चीफ ऑफ सिक्योरिटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद चीफ ऑफ सिक्योरिटी उसके मुंह पे एक तमाचा मारता है और उसे सीधा दीवार में लड़ा देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे निपट जाता है। और फिर चीफ ऑफ सिक्योरिटी बोलता है, तुझे भागना था तो तू हेडक्वार्टर के बाहर भाग सकता था, लेकिन तू सीधा चेयरमैन की ऑफिस की तरफ भागा आ रहा है, इसका मतलब तेरा मरना तो तय ही था। फिर वहाँ पर हमारा एमसी पहुंच जाता है, जिसे देख के चीफ ऑफ सिक्योरिटी बोलता है, सीओ बड़े दिनों बाद मिले, वैसे मैंने सुना कि तुम्हारे पीछे वो तीनों जुड़वा भाई गए थे, आखिरकार तुमने उनका क्या किया। ये चीज सुन के हमारा एमसी उसे कुछ भी नहीं बोलता। ये रिएक्शन देख के वो बंदा समझ जाता है कि हमारा एमसी ने उन तीनों को निपटा दिया है। और फिर वो बंदा हंसते हुए अपने वेपन को बाहर निकालता है और हमारा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और थोड़ी समय के लिए तो लगता है कि हमारा एमसी निपट चुका है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर चुका होता है। लेकिन चीफ ऑफ सिक्योरिटी यहीं तक नहीं रुकता, हमारा एमसी के ऊपर वो एक और अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पाँव में एक कट मारता है, जिससे चीफ ऑफ सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और इसी पेन के कारण चीफ ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हमारा एमसी के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन हमारा एमसी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी हमारा एमसी उसके ऊपर एक फायर एक्सटिंग्विशर फेंक के मारता है, जिससे चीफ ऑफ सिक्योरिटी रुक जाता है, लेकिन हमारा एमसी पीछे गिरने लगता है, जिसे देख के चीफ ऑफ सिक्योरिटी हंसते हुए बोलता है, बस यही मौके का तो इंतजार था मुझे। उसके बाद वो चीफ ऑफ सिक्योरिटी हमारा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख के हमारा एमसी भी थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन हमारा एमसी अपने आप को संभालता है और उसके हाथ पे कट मार देता है, जिससे चीफ ऑफ सिक्योरिटी का वेपन उड़ते हुए सीधा चेयरमैन की गेट के ऊपर लगता है, जिससे चेयरमैन के ऑफिस में बैठे सारे लोगों को पता चल जाता है कि बाहर की ओर फाइट हो रहा होता है। तभी हेड ऑफ सिक्योरिटी सोच रहा होता है, आखिरकार सीओ यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या फर्स्ट फ्लोर वालों ने सीओ को नहीं रोका। लेकिन रुको, अगर फर्स्ट फ्लोर वालों ने नहीं रोका, इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर वाले मारे जा चुके हैं। और ये बात खत्म होती है और हमें दिखाया जाता फर्स्ट फ्लोर का सीन, जहाँ पर बोंगों के बंदों ने चीफ ऑफ सिक्योरिटी के बंदों को कुत्ता बना के मारा होता है। इसे देख के चेयरमैन के बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, ये तो हमारे बॉस को हरा दिया, अब हमें पीछे हटना होगा। इतना बोल के वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देख के बोंगों के बंदे उसका पीछा करने लगते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी की फाइट को, जहाँ पर हमारा एमसी ने चीफ ऑफ सिक्योरिटी के कंधे में अपनी नाइफ घुसा रखी होती है, जिससे चीफ ऑफ सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, जिसे देख के हमारा एमसी अपनी नाइफ को खींचता है। इससे चीफ ऑफ सिक्योरिटी और भी ज्यादा पेन होने लगता है और चीफ ऑफ सिक्योरिटी और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी चीफ ऑफ सिक्योरिटी पेन में होते हुए भी बोलता है, आखिरकार तुम कैसे बंदे हो जो कि इतने सारे अटैक्स लगने के बावजूद इस तरीके से खड़ा है। जिसे सुन के हमारा एमसी उसे बोलता है, मैंने तुम्हें उन तीनों जुड़वा भाइयों के बारे में बात करने की छूट दी थी, लेकिन मैंने इस चीज की छूट बिल्कुल भी नहीं दी कि तुम मेरे बारे में ये सारी बातें कर सके। वैसे भी तुम उन तीनों भाइयों से बहुत ज्यादा वीक है। ये बात सुन के चीफ ऑफ सिक्योरिटी बोलता है, व्हाट, आखिरकार मैं उन तीनों भाइयों से कैसे वीक हो सकता हूँ जबकि मैं चीफ ऑफ सिक्योरिटी हूँ। और इतना बोल के चीफ ऑफ सिक्योरिटी हमारा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है चेयरमैन और हेड ऑफ सिक्योरिटी को, जो कि बाहर के आते हुए सारी आवाजों को सुन रहे होते हैं। लेकिन अचानक से दरवाजा खुलता है, जिसे देख के चेयरमैन तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ के आसपास के बंदे भी घबरा जाते हैं। और फिर अंदर आता है हमारा एमसी और बोलता है, चेयरमैन मैंने तुमसे बोला था ना मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो लो मैं वापस आ चुका हूँ। इस बात को सुन के चेयरमैन पूरी तरीके से हैरान होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा एमसी को, जो कि बड़ी डरावनी तरीके से बोलता है, चेयरमैन आखिरकार तुम्हें कष्ट करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए कष्ट करने के लिए। और इतना बोलते बोलते सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर टकले को, जो कि बोल रहा होता है, और हमें लगता है कि हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए, अगर वो बंदा वहाँ पर होगा तो जरूर कॉल करेगा। ये बात सुन के बोंग बोंग बोलता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 9 साल की मेहनत बस एक फोन कॉल आने से खत्म हो जाएगी। पर ये चीज भी बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है, कैसे समय को खत्म होने की दिन आ चुके हैं जिस समय के अंदर मैं 9 साल से फंसा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील करता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन की गद्दी सिर्फ मेरे लिए ही इंतजार कर रही है। और ये बात खत्म होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जिसके सामने हेड ऑफ सिक्योरिटी और कुछ गार्ड्स होते हैं। तभी एक गार्ड बोलता है, सर प्लीज आप हमें एक ऑर्डर दीजिए ताकि हम सीओ को मार सके। लेकिन ये बात पूरी भी नहीं होती और वहाँ पे एक बंदा उड़ते हुए आता है और उसके पीछे पीछे बोंगों के बंदे भी आ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। इस चीज को सुन के बोंगों का बंदा भी तरस खाते हुए बोलता है, इसे छोड़ दो, बस हम लोग
अपनी गोल के ऊपर ध्यान देते हैं। इस बात को सुन के चेयरमैन समझ जाता है कि अब उसकी लंका लगने वाली है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चेयरमैन के कुछ गार्ड्स को, जो कि हेड ऑफ सिक्योरिटी को बोल रहे होते, सर प्लीज आप हमें एक ऑर्डर दीजिए ताकि हम इन लोगों के ऊपर हमला कर सके। लेकिन हेड ऑफ सिक्योरिटी उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तभी इस सन्नाटे को तोड़ते हुए हमारा एमसी का दोस्त सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि सीओ इतनी दूर तक आ जाएगा। आखिरकार चेयरमैन को इस बंदे से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो कि अपनों के लिए लड़ भी सकता है और अपनों के लिए मर भी सकता है। बोल के ये बात खत्म हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ का सीन जहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा होता है और हमारा एमसी का दोस्त ये सारी चीजें अपने मन में सोच रहा होता है। तभी बोंगों का रेड जैकेट वाला बंदा हेड ऑफ सिक्योरिटी को इशारा करता है, जिस इशारे को समझ के हेड ऑफ सिक्योरिटी अपने बंदों को बोलता है, पीछे हट जाओ, अब ज्यादा फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है और यहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं होगा। इस बात को सुन के उनमें से एक गार्ड पूछता है, सर आपका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई खून खराबा और फाइट नहीं होगी। लेकिन हमारा हेड ऑफ सिक्योरिटी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और अपने फोन में किसी को कॉल लगाते हुए चेयरमैन की तरफ बढ़ते जा रहा होता है। भी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसने किसे कॉल किया है, उसने चेयरमैन के भाई बोंगो को कॉल किया होता है, जिसे देख के चेयरमैन हेड ऑफ सिक्योरिटी को ऐसे घूर रहा होता है जैसे कि वो उसे वहीं पे मार डालेगा। लेकिन हेड ऑफ सिक्योरिटी इस घूरने के कारण बिल्कुल भी नहीं घबराता और बोलता है, सर प्लीज आप इस कॉल को उठा लीजिए। ये बात सुन के आसपास के बंदे पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं और हमारे हेड ऑफ सिक्योरिटी को ही देख रहे होते हैं। चेयरमैन भी हेड ऑफ सिक्योरिटी को डेथ स्टेयर दे रहा होता है। तभी उस कॉल के अंदर से आवाज आती है, बड़े लंबे समय बाद मिले मेरे छोटे भाई। और इतना बोलते हैं ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक रोल्स रॉयस, जिसके अंदर हमारा एमसी और चेयरमैन बैठे होते हैं। के अंदर चेयरमैन किसी को बोल रहा होता है, क्या तुमने उस बंदे को पकड़ लिया? अगर पकड़ लिया तो उसे अच्छे से पकड़ के रखो, मैं बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचता हूँ। ये बोल के वो कॉल काट देता है। तभी उसे दिखता है उसके फोन पे मीजू का मैसेज आया हुआ है, यानी कि ये फोन हमारे एमसी का है। अभी हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि हमारा एमसी से पूछ रहा होता है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ है? जिस बात को सुन के हमारा एमसी उसे बोलता है, मैंने अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट लिया था लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जल्दी काम पे निकलना था, इसलिए मैंने उस गिफ्ट को घर पे छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अब तक तो उसे उसका गिफ्ट मिल चुका होता है। इस बात को सुन के चेयरमैन बोलता है, मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब हूँ, लेकिन तुम्हारे भी कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि मुझे नहीं पता। वैसे ये कौन सी लड़की है जो कि तुम्हें खुश करने में एकदम कामयाब हो चुकी है? जो भी लड़की होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ये बात सुन के हमारा एमसी मुस्कुरा देता है और बोलता है, हाँ वो एक बहुत अच्छी लड़की है। ये बात सुन के चेयरमैन उसे बोलता है, ठीक है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए आज तुम्हें कोई काम करना नहीं है, इसलिए तुम अपने घर जाओ और अपनी वाइफ को विश करो। ड्राइवर गाड़ी यहीं पे रोक दो। इतना सुन के ड्राइवर वहाँ पे गाड़ी रोक देता और हमारा एमसी उस कार से उतरने लगता है। तभी चेयरमैन उसकी तरफ का दरवाजा खोलने लगता है, जिसे देख के हमारा एमसी बोलता है, आपको इतनी ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन चेयरमैन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और बोलता है, ठीक है तो हम लोग कल मिलेंगे, अभी के लिए तुम अपनी वाइफ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना। ये बात सुन के हमारा एमसी उस गाड़ी से उतर जाता है और फिर चेयरमैन की गाड़ी को देखने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि आखिरकार उस बंदे ने बोला क्या, यानी कि हमारा एमसी उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। फिर हमारा एमसी अपने जेब में हाथ लगाता है और अपने फोन को निकालते हुए अपनी वाइफ को कॉल करता है और बोलता है, मिजो क्या हम आज रात को खाना खाने चल सकते हैं? और वो ये बोलते बोलते वहाँ से जा रहा होता है। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को, जिसका ड्राइवर बोल रहा होता है, सर क्या सीओ ठीक है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है? ये बात सुन के चेयरमैन बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो बंदा सिर्फ अपनी वाइफ के साथ घूम रहा है और कुछ भी नहीं। वैसे भी वो बंदा अगर यहाँ पर होता तो सिर्फ परेशानियां ही खड़ी करता और कुछ भी नहीं। वैसे तुम मेरे से ये सारी सवाल पूछ क्यों रहे हो? चुपचाप गाड़ी चलो और यहाँ से चलो। ये बात सुन के वो ड्राइवर शांत हो जाता है और गाड़ी चला के वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़े जहाज का सीन। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी गाड़ियों का। तभी एक गाड़ी के अंदर से चेयरमैन बाहर आता है और उसका ड्राइवर बोलता है, सर क्या मैं आपको अंदर तक छोड़ दूं या फिर आप खुद ही चले जाएंगे? लेकिन चेयरमैन उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। ये चीज देख के वो ड्राइवर समझ जाता है कि उसे पीछे पीछे जाना है। उसके बाद वो लोग 3 बंदे बात कर रहे होते हैं, लो आ गया नेबुला फैमिली का छोटा बेटा। तभी दूसरा बंदा बोलता है, हाँ ये बंदा अपने चेयरमैन की गद्दी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। बाद हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को जो कि एक कंटेनर के अंदर चलते हुए आ रहा होता है और उसके सामने कोई बंदा रस्सियों से लटका होता है। अब हमें दिखाया जाता है तो वो होता है बोंगो। बोंगो बोलता है, मेरे छोटे भाई। ये बात सुन के चेयरमैन बोलता है, बड़े लंबे समय बाद मिले मेरे बड़े भाई। ये बात सुन के उसका बड़ा भाई बोलता है, कमीने आखिरकार तू ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? तेरे फादर को ये सारी चीजें पता चली तो वो तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुन के चेयरमैन बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी फादर को ये सारी चीजें पता भी चल जाएंगी फिर भी वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जब तक फादर को ये सारी चीजें पता चलेंगी तब तक उनका गेम बच चुका होगा। ये बात सुन के बोंग बोंग बोलता है, इन्हें आखिरकार तेरे पीछे है कौन जो कि ये सारी चीजें करने के लिए तुझे
तुझे बोल रहा है, ऊपर से तू फादर को भी नहीं छोड़ रहा। तुम्हें उस बंदे के बारे में पता भी चल जाए फिर भी तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि है ही वो बंदा इतना पावरफुल जो कि किसी को भी हिला सकता है। वैसे नेबुला फैमिली ने कोरिया ब्रांच के लिए डूसन कंपनी को चुना था, लेकिन तुमने और फादर ने इस चीज के लिए मना कर दिया, इसीलिए मुझे ये सारी चीजें करना पड़ा। ये बात सुन के बोंगोंग बोलता है, रुक जा कमीने, क्या तूने सचमुच उस रॉयल फैमिली को हमारी कंपनी को बेच दिया है? ये बात सुन के चेयरमैन बोलता है, अगर मैं उस वक्त नहीं होता तो तुम लोग उस कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके होते। वैसे भी मैं पूरी जिंदगी छिप नहीं सकता था, इसलिए मुझे सामने आके ये सारी चीजें करना पड़ा। इसलिए मेरे बड़े भाई, तुमने इस जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट कर ली है, लेकिन अब मेरी बारी है, इसलिए तुम इस गद्दी से हट सकते हो। ये सारी बातें सुन के बोंगो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता और सिर्फ चेयरमैन को ही देखे जा रहा होता। तभी चेयरमैन उसे बोलता है, तुम सिर्फ एक सन ऑफ बिच हो जो कि अपने बाप के पैसे को उड़ाना जानता है, लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। अभी वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि अपने हाथ में चाकू पकड़े होता है और बोलता है, सर क्या मैं इसके हाथों को काट दूं? ये बात सुन के चेयरमैन बोलता है, नहीं, इसके हाथों को काटने की कोई भी जरूरत नहीं, बस इसके पाँव को काट दो। ये बात सुनते ही वो बंदा भी पाँव को काटने के लिए मान जाता है। ये बात सुन के बोंगोंग बोलता है, रुको, मुझे थोड़ा सा समय दो ताकि मैं तुमसे सोच समझ के बात कर सकूं। लेकिन बोंगोंग का बड़ा भाई इस चीज के लिए नहीं मानता और फिर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम सोच समझ के बात करो या फिर ऐसे ही। ये बात सुन के बोंगोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, रुक जा मेरे छोटे भाई, प्लीज मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं तेरे हर बात को मानूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दे। लेकिन चेयरमैन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से बाहर निकल जाता है और पीछे बोंगोंग चिल्लाते रह जाता है, लेकिन चेयरमैन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता और सीधा सीधा बाहर निकलते जा रहा होता है। और बाहर आके वो बहुत ज्यादा पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी एक बंदा बोलता है, बधाई हो सर, अब आप चेयरमैन बन चुके हैं। ये बात सुन के बाकी सारे बंदे भी चेयरमैन को बोलने लगते हैं, बधाई हो सर, अब आप चेयरमैन बन चुके हैं। ये सारी चीजें सुन सुन के तो चेयरमैन एकदम खुशी हो चुका होता है और पागलों की तरह हंसे जा रहा होता है। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को जो कि फोन पे अपने बड़े भाई से बात कर रहा होता है और उसका बड़ा भाई ये सारी चीजें उसे बता रहा होता है। तभी बोंगोंग बोलता है, मेरे छोटे भाई, अब तेरी बारी खत्म हो चुकी है और अब मेरी बारी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए वहाँ से चुपचाप उठ और निकल जा, सन ऑफ अ बिच। ये बात सुन के तो चेयरमैन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है बहुत सारी बिल्डिंगों का सीन और फिर हम देखते हैं कि अब तक सुबह भी हो चुकी होती है। भी हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को जो कि हमारे एमसी से बोल रहा होता है, मुझे अपनी आधी जिंदगी बितानी पड़ी इस प्लेस तक पहुंचने पे, लेकिन बस एक पल में ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगा। और इतना बोल के चेयरमैन अपने हाथ में वो नेम प्लेट ले लेता है जो कि चेयर पे पड़ा होता है और फिर बोलता है, तुम इस नेम प्लेट का अर्थ समझते हो? ये बात सुन के हमारा एमसी शॉक्ड हो जाता है और फिर जब मैं छोटा था तब मैं इस नेम प्लेट के बारे में बहुत सारी चीजें सोचा करता था। मुझे नहीं पता था कि साधारण सी चीज के अंदर क्या चीज छिपी हुई है, लेकिन मेरे फादर इस नेम प्लेट से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हाँ, मैं पहले बता दूं, ये सारी चीजें हमारा मेन कैरेक्टर सोच नहीं रहा, ये सारी चीजें चेयरमैन हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा है। तभी चेयरमैन बोलता है, शुरुआत में मेरे फादर बस एक मामूली सा बिजनेस चलाते थे, कुछ खास नहीं था, लेकिन अचानक से मेरे फादर के ऊपर कुछ पॉलिटिशियंस का नजर पड़ा और उन पॉलिटिशियंस ने मेरे फादर को सपोर्ट दिखाया, जिससे मेरे फादर की कंपनी बहुत ज्यादा राइज करने लगी। इस कारण से मेरे फादर की कंपनी कोरिया के नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। लेकिन ये सारी चीजों के कारण मेरे फादर मुझसे दूर जाते गए, इसलिए मुझे अपने 17 साल की उम्र में अपने फादर को पाने के लिए चाकू और तलवार चलानी पड़ी। मेरे रास्ते में जो कोई आता मैं उसे काट चीर या फाड़ डालता। मुझे पता था ये सारी चीजें गलत है, लेकिन मुझे जानना था कि आखिरकार मेरे पिता उस नेम प्लेट से इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब मेरा नाम उस नेम प्लेट के ऊपर चढ़ाया गया तब मुझे पता चला कि आखिरकार मेरे फादर इस नेम प्लेट से क्यों प्यार करते थे। कि इस चीज से बहुत ज्यादा पावर और बहुत ज्यादा पैसा और शोहरत मिलती थी और एक ऐसी ग्रुप की पावर मिलती थी जो कि कोरिया के अंदर नंबर 1 थी। इसीलिए मैंने भी इस नेम प्लेट को प्यार करना शुरू कर दिया। और हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, ये नेम प्लेट मेरा दूसरा रूप है। और इतना बोल के चेयरमैन अपने नेम प्लेट से सूरज की किरणों को हमारे एमसी की आंखों पे मारता है, जिससे हमारा एमसी थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। चेयरमैन एक चाकू लेके हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर वहाँ पे एक घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है
है फाइट का सीन जहाँ पर चेयरमैन हमारे एमसी के पाँव के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे हमारे एमसी को थोड़ा पेन होने लगता है, लेकिन हमारा एमसी उस पेन को सह लेता है। तभी चेयरमैन बोलता है, ड्यूक तुमने जिंदगी भर लॉयल रहने की कसम खाई थी, लेकिन तुम मुझ पे हाथ उठा रहे हो जो कि तुम्हें बचपन से पालते हुए आ रहा है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के दोस्तों को जो कि इस अचानक फाइट से घबरा चुके होते हैं और हमारे एमसी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी रेड जैकेट वाला बंदा उसे रोक देता है और बोलता है, चुपचाप यहाँ बैठ के ध्यान से देखो। और फिर हम दिखाया जाता फाइट का सीन जहाँ पर हमारा एमसी चेयरमैन से लड़े जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी चेयरमैन के हाथ को पकड़ के उसका वेपन गिरा देता है और अपने वेपन से चेयरमैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। तो चेयरमैन भी देख लेता है और फिर अचानक से चेयरमैन के हाथों से एक नाइफ बाहर निकलती है, जिससे हमारे एमसी का हाथ इंजर्ड हो जाता है। इससे हमारे एमसी को पेन होने लगता है, इसलिए हमारा एमसी अपने हाथ को छुड़ाता है। लेकिन तभी चेयरमैन हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसे हमारा एमसी डॉज कर लेता है और फिर हमारा एमसी चेयरमैन के हाथ को पकड़ता है और उसके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी चीज काम नहीं करती क्योंकि उसने एक वेस्ट पहना होता है। इससे हमारा एमसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन हमारे एमसी को शॉक्ड होने का समय नहीं मिलता और तभी चेयरमैन हमारे एमसी के उस इंजर्ड पाँव के ऊपर लात मारता है, जिससे हमारा एमसी पीछे हट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और फिर हमारा एमसी उसे घूरने लगता है। घूरता हुआ देख चेयरमैन हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करता है। तभी चेयरमैन घूमते हुए एक और अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, फिर उसके ऊपर 2-3 कट मारता है। तभी हम देखते हैं चेयरमैन को जो कि हमारे एमसी की इतनी रफ्तार देख के वो सोच रहा होता है, अगर ये बंदा इस रफ्तार से लड़ता रहा तो मैं बिल्कुल ही मारा जाऊंगा। और इतना सोच के हमारे एमसी को वो बंदा पकड़ लेता है और फिर उसे धक्का देके वहां से भागने लगता है, लेकिन वो देखता है कि सामने की ओर उसी के बंदे खड़े हैं जो कि उसका रास्ता ब्लॉक करके रखे होते हैं। इसे देख के चेयरमैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। वो देखता है कि आसपास के लोग उसी की ओर घूर रहे हैं, उसका हेड ऑफ सिक्योरिटी और उसके बाकी सारे बंदे भी उसे घूरते ही जा रहे होते हैं। जिस चीज से परेशान होकर चेयरमैन हेड ऑफ सिक्योरिटी से बोलता है, हेड ऑफ सिक्योरिटी आखिरकार बोंगोंग ने तुझे कितना पैसा दिया है? मैं उसका 10 गुना ज्यादा दूंगा, नहीं 100 गुना ज्यादा दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे इस प्लेस से निकाल दे। इस बात को सुन के हेड ऑफ सिक्योरिटी अपना चश्मा ठीकते हुए बोलता है। ये बात सुन के चेयरमैन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और तभी हमारा एमसी उसकी तरफ आने लगता है, जिसे चेयरमैन नोटिस कर लेता है और पीछे हटने लगता है। तभी हमारा एमसी आते हुए बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे फादर के बीच एक प्रॉमिस हुई थी और वो प्रॉमिस थी कि मैं बिना किसी चीज के तुम्हारा साथ देते रहूं। मैंने तुमसे कुछ भी चीज नहीं मांगी थी, लेकिन तुमने मेरी एक ऐसी चीज छीन ली जो कि मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब थी। बात सुन के चेयरमैन बोलता है, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ी। और ये सारी चीजें बोलते बोलते चेयरमैन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और पीछे भी हट रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से चेयरमैन स्कैरी फेस बनाते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो तुम किसी और कंपनी में ज्वाइन हो जाते, इसलिए मेरी कंपनी बर्बाद हो जाती। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मारने के बारे में सोचा था, लेकिन तुम नहीं मरे। ये बात सुन के हमारा एमसी बोलता है, तुम उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो जो कि एक आंख वाला था। वो मुझे मारने आया था, लेकिन उसने गलती से मेरी वाइफ को मार दिया जो कि मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब थी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें और उनकी पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया। लेकिन मुझे पता था इस चीज के पीछे एक अकेला बंदा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मुझे पता चल गया कि इस चीज के पीछे तुम थे, इसलिए अब तुम्हारे मारने की बारी है। ये बात सुन के चेयरमैन अपनी टूटी फूटी आवाज में बोलता है, मैं गलत था, लेकिन ये सारी चीजें मैंने कंपनी के लिए किया था। अभी हम देखते हैं चेयरमैन के पास एक गन होती है और वो बोल रहा होता है, मेरी आंखों के अंदर खून चला गया है, इसलिए मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, बस थोड़ी सी और करीब आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से मार पाऊंगा। लेकिन तभी चेयरमैन सोचता है, ड्यूक को तो मेरे गन के बारे में जरूर पता होगा, यानी कि अब मेरे बचने का कोई भी समय नहीं है। उसके बाद चेयरमैन आसपास के बंदों को बोलता है, प्लीज उसे रोको, प्लीज उसे रोको, अगर तुम उसे रोक देते हो तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, नहीं 100 मिलियन दूंगा, लेकिन प्लीज उसे रोक दो। वाओ, 100 मिलियन अगर मुझे मिलता तो मैं तो रोकने के लिए चला जाता। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि हीरो की तरह आगे बढ़ते हुए बोलता है, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, और मैं पहली बता दूं ये चीज मैंने ऐड नहीं की, ये चीज वाकई में वहाँ लिखी हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को जो कि हमारे एमसी को अपनी ओर आते देख वो समझ जाता है कि अब उसकी मरने की बारी आ चुकी है। उसके बाद हमारा एमसी उसके पास पहुंचता है और बोलता है, चेयरमैन तूने मेरी वाइफ को मारा है, इसलिए अब तुझे मरना होगा। ये चीज सुन के चेयरमैन पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर अपने पास से वो बंदूक निकालता है जो कि अपने पास छिपा रखा होता है। लेकिन तभी अचानक से चेयरमैन के गले के ऊपर अटैक होता है, जिससे चेयरमैन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है, कैसे उसने अपने फादर की नेम प्लेट को पहली बार देखा और कैसे अपने बड़े भाई को अपने फादर से शाबाशी मिलते हुए देखा, फिर अपने फादर को जाते हुए देखा। वो सिर्फ लगता था कि एक दिन ना एक दिन उसके फादर उसे जरूर प्रेस करेंगे, लेकिन वो गलत था। उसे सिर्फ अपने फादर के छाया में रह के पलने का समय मिला। उसके फादर
फादर अपने बड़े बेटे को बहुत प्यार करते थे और अपने नेम प्लेट से भी प्यार करते थे, लेकिन अपने छोटे बेटे को वो सिर्फ अपना गुस्सा दिखाते थे। से छोटा बेटा हर वक्त नाराज रहता था और अपने बड़े भाई को देख के बहुत ज्यादा जलता था। वो देखता था कि उसके फादर उसके बड़े भाई से बहुत ज्यादा हंस हंस के बात करते थे, लेकिन उससे सिर्फ गुस्से में बात करते थे। हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को, जो कि ये सारी चीजें याद कर रहा होता है। भाई वो एक और याद को याद करता है जहाँ पर उसने एक फिश पकड़ी होती है और उसके फादर आन के बोलते हैं, कौन वन तुमने तो एक फिश पकड़ी है, चलो घर पे चलते हैं, वैसे भी हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये बात सुन के चेयरमैन बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है उसके फादर ने उससे पहली बार ऐसे बात किया है, यानी कि चेयरमैन की पास्ट की स्टोरी कुछ ज्यादा ही दर्दनाक है, इसलिए चेयरमैन इस सारी चीजों से गुजरा है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। पर हमारे चेयरमैन के थॉट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन सोच रहा होता है, मुझे लगता था कि वो परछाई सिर्फ मेरा रास्ता रोकने के लिए बनी है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि वो परछाई मेरे एक ग्रो करने का रास्ता भी बन सकती है। लेकिन आज क्या हुआ, आज मैं मारा जा चुका हूँ। और इतना बोलते बोलते हमारा चेयरमैन वहाँ पर निपट चुका होता है। तभी एक बंदा बोलता है, ये लो एक और कचरे का गुच्छा तैयार हो गया। ये बात सुन के हमारे एमसी को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन हमारा एमसी उनको बोलता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को भी मार डालूं। के बाद हमारा एमसी उसे बोलता है, ठीक है तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो, वैसे भी मैं बाद में आके तुम्हारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन होऊंगा।